आज दिल्ली सल्तनत की लास्ट क्लास है। आज पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रही इंडिया के अंदर, उसके बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो सुल्तान थे, जो राजा थे, वो खुद को मानते थे कि दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खलीफा। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खलीफ्स, हिंदी में कहेंगे तो खलीफा या फिर खलीफ। ठीक है। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर लिखवाया हुआ है ये सब। ठीक है। अच्छा, बलबन नाम का जो शासक था, वो खुद को क्या कहता था? शैडो ऑफ गॉड। अपने आप को इसने इस नाम से नवाजा था। ठीक है। इसने अपने आप को एक नाम और दिया था, नाइबे, नाइब एक खुदाई। ठीक है। इसका अर्थ है डेप्यूटी ऑफ गॉड। डेप्यूटी का अर्थ क्या होता है? डेप्यूटी होता है सबऑर्डिनेट, या फिर उससे एक पोस्ट नीचे, यानी भगवान से एक पोस्ट नीचे ही खुद को मानते थे। ठीक है। इसी ने एक चीज और कही थी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कि ही कंसिडर्ड किंगशिप इज नेक्स्ट टू प्रॉफिटहुड। एंड बिलीव्ड that his actions could not be judged, यानी जो वो करता है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। जैसे भगवान के लिए हम कुछ नहीं कहते ना, भाई भगवान की महिमा है, ऐसे ही वो कहता था जो मैंने कर दिया कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ना कि नोबल्स और दी पीपल। ठीक है। कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाएगा, यानी एब्सोल्यूट मोनार्की कह सकते हैं इसके टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। स्पेलिंग गलत है, फिरोज तुगलक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मंसूर, मंसूर होता है रिटर्न में लेटर्स फ्रॉम खलीफ्स, फ्रॉम खलीफ्स, कि भाई ये हम यहाँ पे राज करते हैं और यहाँ पे मुसलमानों का राज है। ठीक है। खलीफा ये बोल देगा तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि भाई ये सही है कि गलत है। ठीक है। मंसूर इज लेटर ऑफ परमिशन, लेटर ऑफ परमिशन। इसमें ये खलीफा ये बोल देता था, हाँ इल्तुतमिश नाम का एक राजा है जो हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए है और ये उधर का राजा है। ठीक है। और जब ये ऐसा हो जाता था तो फिर लोगों में यकीन आ जाता था कि भाई खलीफा ने कहा है। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, ये फरमान जारी कर देते हैं कि भाई फरमान जारी हो गया, अब तो ये काम करना ही है हमें। ठीक, तो ऐसा ही उस टाइम ये होता था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट थी दैट वाज ऑफ नायब। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, नायब का मतलब डेप्यूटी होता है, नायब खुदाई यानी डिप्टी ऑफ गॉड, यानी सुल्तान से छोटी पोस्ट, नेक्स्ट पोस्ट जो होती थी छोटी, दैट इज नायब। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक पोस्ट होती थी चीफ काजी, चीफ काजी। चीफ काजी जो बंदा था वो इनके जुडिशियल मैटर देखता था, जुडिशियल मैटर। और ये जुडिशियल मैटर जनरली जो है
ये जो कहते हैं शिया कानून लेके आओ, शरिया कानून, तो बेसिकली इस्लामिक तरीके से उसका हल ये निकालने की कोशिश करवाता था चीफ काजी। ठीक है। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको मैं रेज कर देता हूँ। जैसे कि ये सभी के अंदर जो कॉमन डिपार्टमेंट्स रहे हैं वो लिख रहा हूँ। दीवान विजरत, इसका जो हेड होता था वो वजीर होता था, और एक क्या काम देखते थे इसमें, फाइनेंस का, फाइनेंस। इसके बाद दीवान अरीस, इसका हेड कौन होता था, अरीज मुमालिक। यहाँ पे सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट को देखा जाता था, रिक्रूटमेंट सोल्जर्स, अरे यार, रिक्रूटमेंट। दीवान रसालत, सादर उस सुदूर, ये बेसिकली रिलीजियस अफेयर्स के लिए डिपार्टमेंट था, रिलीजियस अफेयर्स। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर राजा के टाइम पे कोई चीज रही है, जैसे दीवाने बदगान, ये हमने पढ़ा था, स्लेव्स के लिए पढ़ा था, ये स्लेव्स के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई थी। इसके अलावा अपने नोट्स में चेक करना ये किस राजा के टाइम पे था, दीवाने खैरत, बेसिकली फॉर चैरिटी। ये जनरल डिपार्टमेंट्स थे पर्टिकुलर राजा के दौर में, बाद में रहे कि नहीं रहे कोई नहीं जानता, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टैक्सेस, तो भाई कौन से टैक्सेस इनके ज़माने में लगाए जाते थे। सबसे पहला टैक्स खराज, के है ना कि यार, इसको लैंड टैक्स बोल सकते हो या एग्रीकल्चर टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट टैक्स इज खोम्स। इसके अंदर क्या होता था बेसिकली, जैसे कि किसी राजा ने किसी जगह पे आक्रमण कर दिया, जो फौजी कुछ चीज लूट के लेके आता था, उसके अंदर वो 20% सुल्तान को देता था, 80% वो अपने पास रखता था, तो ये फौजियों के ऊपर टैक्स लगता था। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में इसको 80% कर दिया गया कि 80% जो चीज होगी वो सुल्तान की होगी। तो बेसिकली दीज वर वॉर पॉइंट्स एंड लूट। लिख लेना, इसमें मेंशन कर लेना कि पहले 20% होता था सुल्तान को और बाकी 80% फौजी का, बट अलाउद्दीन के टाइम पे ये हो गया 80%। अलाउद्दीन, ये चीज आप याद रखना। इसके अलावा जजिया, जजिया एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था उनके प्राण बख्शने को। प्रोटेक्शन टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। लास्ट टैक्स ज़कत, ये बेसिकली एकमात्र टैक्स था जो कि मुस्लिम्स पे लगाया जाता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये होगी टैक्सेस के बारे में। अब पढ़ेंगे कॉइन्स। तो उस दौर के कॉइन्स कौन कौन से थे, सिल्वर, सिल्वर को क्या कहा जाता था, टंका, टंका कॉइन्स। और जो कॉपर के कॉइन्स थे, देवर कॉल्ड जितल। ठीक है। किसने शुरुआत की थी इन कॉइन्स की, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के टाइम पे ये चीज शुरुआत हुई थी। एक टंका,
बराबर हुआ 48 जीतल के। 48 जीतल। ठीक है। और ये 48 जीतल भी किस टाइम पे? खिलजी के टाइम पे। नहीं तो एक टंका बराबर था 50 जीतल, तुगलक के टाइम पे। जैसे जैसे राजा चेंज होते थे वैसे वैसे करेंसी भी चेंज कर लेते थे अपनी। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पे $1 70 रुपए का, ये 70 से भी कम था। अब शायद 70 से ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे राजा चेंज हो रहे हैं महंगाई को देख के करेंसी भी ऊपर नीचे हो जाती थी। ठीक है। उस टाइम के गोल्ड कॉइन को कहा जाता था दिनार। ये हो गया कॉइन्स के बारे में। इसके बाद आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उस दौर का आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था? सबसे पहले इस चीज के बारे में हमने पढ़ा था, कुवत उल इस्लाम। राजा कौन है? जल्दी से अपनी पुराने नोट्स में चेक करो किसने बनवाया था। ठीक है। और इसको कहते हैं कि हिंदू और बेसिकली जैन टेम्पल्स को तोड़ के बनाया गया था। कि इनके जो समान मतलब हिंदुओं के, जैसे अभी ये कुतुब मीनार पे विवाद चल रहा है कि इसके जो पिलर्स हैं ये हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे कहीं कुछ बना हुआ है। क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो किसी भी सिंबल की प्रार्थना या पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रही है हिंदू स्ट्रक्चर है, अगर आजकल आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, इनके दौर में इंडिया के आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस आने लगा? ये लोग आर्क बनाने लगे, मीनारे मीनार मीनार बनाने लगे, इसको इंग्लिश में मिनारेट्स बोलते हैं। और डोम्स। आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम आया है वहाँ पे भी डोम स्ट्रक्चर्ड मॉस्क नहीं होती हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर होती हैं। ठीक है। तो ये भी इंडिया, आप समझ लें कि इंडिया के अंदर ही इन्होंने आके ये सब सीखा या यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज ट्राई करी। जो इनके मॉन्यूमेंट्स थे उसके ऊपर जो डेकोरेशन थी वो अरबी भाषा में की गई। अरेबिक। स्पेलिंग गलत है। अरेबिक लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर ये डेकोरेशन करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जियासुद्दीन तुगलक। जियासुद्दीन, इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, कौन किसका पिता पुत्र होता था। नोट्स में चेक करते रहे इनका क्या रिलेशन था। जियासुद्दीन तुगलक की ही बिल्ट a tomb ऑन हाई प्लेटफॉर्म। अगर पूछा जाए कि हाई प्लेटफॉर्म पे किसकी टॉम बनी है तो जियासुद्दीन तुगलक की। किसने बनाई है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। अगर हम कहें कि फर्स्ट ट्रू आर्क भारत में कब देखी गई तो दैट वाज बलबंस टूम। बलबंस की जो टूम है वो एक एग्जाम्पल है ट्रू आर्क का, जो कि 1287 में बनाई गई। और ऐसे ही फर्स्ट ट्रू डोम इंडिया के अंदर कौन सी है? अलाई दरवाजा। ट्रू आर्क या ट्रू डोम का अर्थ ये है कि वास्तविकता में जैसे वो दिखाई देते हैं, ये नहीं कि भाई पहले ट्राइंगल कुछ कुछ ऐसा बनता था फिर कुछ कुछ ऐसा बनने लगा और अब ऐसे बनने लगा, तो दिस इज अ ट्रू ट्राइंगल। तो ऐसी ट्रू आर्क और ऐसे ट्रू डोम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बलबंस डोम और अलाई दरवाजा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उस टाइम का म्यूजिक।
इस दौर में दो नए इंस्ट्रूमेंट जो हैं इन्वेंट हुए, सारंगी एंड रबाब। अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छा पोएट, बहुत अच्छा म्यूजिशियन। अमीर खुसरो 1252 1325। देखिए, अमीर खुसरो ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। ही क्रिएटेड न्यू राग, नए नए रागों का इसने गठन किया, बनाया इनको। इसी के दौर में ही स्टार्टेड न्यू फ्यूजन ऑफ म्यूजिक कॉल्ड, जो आज के दिन हम सुनते हैं, कव्वाली। यानी कव्वाली देखो कहाँ से चली आ रही है। उसके अलावा, और ये कव्वाली, ये जो फ्यूजन था किन दो म्यूजिक्स का था, कोई आइडिया लगाए तो बड़ा सिंपल है, इंडियन और ईरानियन। और उस दौर में कहें तो पर्शियन भी बोल सकते हैं। और इसी बंदे ने ही इन्वेंटेड सितार। ये अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है। एक इंडियन लिटरेचर का पार्ट कह सकते हैं, जिसको कहेंगे रंग दर्पण। रंग दर्पण, ठीक है। इट इज इंडियन क्लासिकल वर्क। इसकी ट्रांसलेशन पर्शियन में की गई। वॉज ट्रांसलेटेड टू पर्शियन। पर्शियन आज के ईरान का पुराना नाम है। वहां पे मुसलमानों ने जो कब्जा किया, उसके बाद पर्शिया पूरी तरह इस्लामिक कंट्री बन गया, जिसका नाम ईरान पड़ गया है आज का। ठीक है। वहां पे अब कोई भी पारसी नहीं रहता। थोड़े बहुत पारसी थे, वो जान बचा के इंडिया आ गए थे। आज भी इंडिया में कुछ लोग पारसी हैं। ठीक है। ड्यूरिंग फिरोज तुगलक, यानी फिरोज तुगलक के दौर में इसको पर्शिया के अंदर चेंज कर दिया गया। तुगलक के कार्यकाल में रंग दर्पण नाम के क्लासिकल वर्क को पर्शियन भाषा में चेंज कर दिया गया या ट्रांसलेट कर दिया गया। यहाँ तक आशा करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद राजा मान सिंह नाम का एक राजा था, और वो कहाँ का था राजा मान सिंह? ग्वालियर का। इसने एक नई चीज कंपोज की थी जिसका नाम था मन मन कौतूहल। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मन कौतूहल। कौतूहल क्या होता है? मन के अंदर विभिन्न विचार जब आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो दैट इज कौतूहल, गोइंग ऑन इन माइंड। इंग्लिश में कहें तो डायलेमा भी बोल सकते हैं। कोई इसको डिलेमा बोलता है, कोई डायलेमा बोलता है, इट्स अप टू यू। तो राजा मानसिंह कंपोज्ड मन कौतूहल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर उस टाइम का। फिर से एक रिपीटेड पर्सनैलिटी, अमीर खुसरो। ये एक पर्शिया का राइटर था। ही वॉज अ पर्शियन राइटर। इसकी विशेषताएं, इसको क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद, अर्थात पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसने क्रिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोइट्री।
ठीक है, जिसको कहा गया शबाब हिंद, शबाके हिंद, या फिर इंडियन स्टाइल पर्शियन पोइट्री। इसके बाद अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी, खजाने उल फतस, खजाने उल फतस। ये किसके विषय में लिखी गई है? ये अलाउद्दीन खिलजी के जो युद्ध या फिर उसके मिलिट्री कैंपेन्स हैं उनके बारे में लिखी गई है। अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट, कि उसने किधर युद्ध किया, कहाँ हमला किए, ये सिर्फ इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसने तुगलक नामक की पुस्तक भी लिखी, तुगलक नामा। और ये तुगलक नामा किसके बारे में है? गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद इसने कुछ वर्सेस इन खड़ी बोली, खड़ी बोली में भी कुछ वर्सेस इसने लिखे हैं। ठीक है, और यहीं से हम मान सकते हैं कि भाई ये उस समय की भाषाओं का एक मिश्रण हिंदी के रूप में तैयार हो रहा है। ठीक है, जो खड़ी बोली थी यही आगे चल के हिंदी बनी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक और जो फेमस बंदा है, इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, तुगलक के टाइम पे बरानी। इसने एक बुक लिखी थी, तारीखे फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही। ये पूरी तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, एक और जो उस टाइम का लेखक था, मिनाज उस सिराज। इसने एक बुक लिखी थी, तबाकत ए नसारी, जो कि पूरे मुस्लिम इतिहास के बारे में बताती है 1260 तक। कि भाई 1260 तक, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, इट इज जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल, मुस्लिम रूल अप टू 1260। यानी इतिहास की बहुत अच्छी पुस्तक है ये, जिसमें हम मुस्लिम रूल के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं 1260 तक की। ठीक है, एक और बंदा, जिया नक्शबी, जिया नक्शबी। He was first to translate Sanskrit to Persian। ठीक है, पहला बंदा जिसने संस्कृत टू पर्शियन में चेंज किया। ठीक है, एक किताब जो संस्कृत, एक्चुअली संस्कृत स्टोरीज है, संस्कृत स्टोरी टू पर्शियन। ठीक है, और कौन सी पुस्तक थी? तोती नामा, तोती नामा, या फिर बुक ऑफ पैरट। ठीक है जी। इसके बाद
नेक्स्ट आता है कल्हना या कल्हन। कल्हन ने एक बुक लिखी थी, ये फेमस हो सकती है कश्मीर के मसले को लेके। रजत अरंगिनी। रजत अरंगिनी ये बेसिकली कश्मीर के राजाओं के बारे में है जिन्होंने 5000 वर्षों तक कश्मीर पे राज किया। यानी यहाँ से समझ में आता है कि कश्मीर पार्ट किस चीज का रहा होगा, इंडिया का या पाकिस्तान का। तो दिस इज बेसिकली बुक ऑन किंग्स ऑफ कश्मीर। ठीक है। हु रूल्ड इट फॉर 5000 ईयर्स, यानी उसके 5000 सालों के इतिहास के बारे में ये पुस्तक है। कल्हन की पुस्तक बहुत फेमस है, आ सकती है। और एक और पुस्तक जो लिखी थी चांद बरदाई, ये कोर्ट पोएट था पृथ्वीराज चौहान का। इसने लिखी थी पुस्तक पृथ्वी रासो, पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे हमारा दिल्ली सुल्तानेत भाई कंप्लीट होता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, मैं चाहूंगा इसके आंसर्स आप लोग कमेंट में लिख दें या आपको इनके आंसर्स पता होने चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी है? शाहनामा किसने लिखा? दीवाने खोही कौन सा डिपार्टमेंट है? अलाई मीनार किसने बनाई थी? कौन सा एकमात्र टैक्स ऐसा है जो सिर्फ मुस्लिम्स पर लगाया गया? दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद आते हैं दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर किसे कहा जाता है? शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी? सेकंड बैटल ऑफ टेरेन कब लड़ी गई और कौन उसका विजेता हुआ? आपको ये भी पता होना चाहिए किन के बीच में हुई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे कम शासन करने वाली जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी? चेहलगानी कोर्ट में किसने खत्म करी? चेहलगानी जो या चालीसा थी, उसका जो इन्फ्लुएंस था किस राजा ने खत्म किया? ये क्वेश्चन है कुछ, इनके बारे में आप इस पे पॉन्डर करें, विचार करें और अपने आंसर्स ढूंढ लें। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। इन whose period Timur invaded India? किसके कार्यकाल में तिमूर ने भारत पे हमला किया था? इन क्वेश्चंस का आंसर निकालें और आज दिल्ली सल्तनत यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बहमनी किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।